हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में विज्ञान के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो सितंबर 2014 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी सोची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। पहला विकल्प है आभासी सीधा रंगीन, दूसरा है वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, तीसरा विकल्प है वास्तविक उल्टा श्याम एवं श्वेत और छोटा, और चौथा विकल्प है वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। उसके बाद क्या करना है, जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं वह है। तो इसमें समूह ए में पुंकेसर के भाग हैं परागकोश और तंतु, और स्त्री केसर के भाग हैं अंडाशय और वर्तिकाग्र, यानी कि पहला इसमें समूह सही है। तो इसका पहला विकल्प सही होगा, समूह ए। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप पाएंगे कि इसमें पहला विकल्प है मूसला जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है, दूसरा है मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, तीसरा विकल्प है रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, और चौथा विकल्प है रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकलता है। कवच को फोड़ने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है, पहला विकल्प है घड़ियाल, दूसरा है ऑक्टोपस, तीसरा है कछुआ और चौथा है स्टारफिश। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, स्टारफिश। ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं उनके कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है। कवच को खोलती है, कोमल पदार्थ को खा लेती है, उसके पश्चात आमाशय उसके शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। तो याद रखना है, स्टारफिश है ये। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र यानी छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाइयों का अनुपात है। पहला विकल्प है 8:1, दूसरा है 5:1, तीसरा है 1:5 और चौथा है 1:8। तो छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाइयों का अनुपात है 5:1, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। पहला विकल्प है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। पहला विकल्प है वायु जल प्लास्टिक, दूसरा है ऊन लकड़ी आयरन, तीसरा है जल कॉपर लकड़ी और चौथा है वायु एल्युमिनियम ऊन। तो सबसे पहले बताइए कि ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं। जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है या जो अपने अंदर ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, वायु जल प्लास्टिक।
अगला है प्रश्न, समुद्र समीर का कारण है। पहला विकल्प है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। दूसरा है दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। तीसरा है रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। और चौथा है रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, समुद्र समीर का कारण है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। अगला प्रश्न है, आपके पास 3 परख नलियों ए, बी और सी में फिनोल्फ्थीन विलयन है। परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सी में आसुत जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परख नली में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। तो क्या करना है, 3 परख नली लेनी है ए, बी और सी, और तीनों में क्या है, फिनोल्फ्थीन विलयन है। परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आसुत जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के पश्चात परीक्षण करना है कि परख नली के विलयनों में किस प्रकार रंग में परिवर्तन होगा और कौन कौन से रंग प्राप्त होंगे। तो पहले विकल्प में लिखा है ए रंगहीन, बी गुलाबी, सी रंगहीन। दूसरा है बी ए गुलाबी, बी में फीका हरा, सी में रंगहीन। तीसरा है ए में रंगहीन, बी में रंगहीन, सी में गुलाबी। और चौथा है ए में फीका हरा, बी में गुलाबी और सी में गुलाबी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन। अगला प्रश्न है, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की 1 बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है। वह यह परीक्षण करेगा कि पहला विकल्प लिखा है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। दूसरा लिखा है नीले लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तीसरा विकल्प लिखा है लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। और चौथा लिखा है नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक क्षार है और क्षार क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर में तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और लेकिन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है यदि हम 3/4 जल से भरे बीकर में 1 मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह मिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बनेंगी। इन परतों का बीकर की तनी से शीर्ष की ओर क्रम होगा। पहला विकल्प है बजरी, मृतिका, बालू, ह्यूमस, जल। दूसरा है बालू, बजरी, मृतिका, जल, ह्यूमस। तीसरा है मृतिका, बालू, बजरी, ह्यूमस, जल। और चौथा है बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस। तो तली से शीर्ष की ओर बताना है। तो सबसे पहले तली में होगी बजरी, उसके बाद बालू, फिर मृतिका, जल और ह्यूमस। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। पहला विकल्प लिखा है दुमिटी तथा बलुई दोनों। दूसरा है मृण्मय। तीसरा है बलुई और मृण्मय दोनों। और चौथा है मृण्मय और दुमिटी दोनों। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, मृण्मय और दुमिटी दोनों।
दुमिटी किसे कहते हैं? यदि बड़े और महीन कणों की मात्रा लगभग समान हो। यदि मिट्टी में बड़े कण और महीन कण समान मात्रा में हो तो ऐसी मृदा कहलाती है दुमिटी मृदा। और मृण्मय मृदा किसे कहते हैं? यदि महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो इसे मृण्मय मृदा कहा जाता है। यानी मिट्टी में महीन कणों की मात्रा अधिक है और बड़े कणों की मात्रा कम है तो ऐसी मृदा कहलाएगी मृण्मय। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब कोई कॉपर की स्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। पहला विकल्प है कॉपर सल्फेट, दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, तीसरा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण और चौथा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। अगला प्रश्न है ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? पहला विकल्प है कैलोरी प्रति ग्राम, दूसरा है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, तीसरा है जूल और चौथा है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। पहला विकल्प है कैल्शियम, दूसरा विकल्प है ऑक्सीजन, तीसरा विकल्प है आयोडीन और चौथा विकल्प है खनिज। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, आयोडीन। अगला प्रश्न है सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? पहला विकल्प है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, दूसरा है डीजल, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी और चौथा है पेट्रोल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। अगला प्रश्न है वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। पहला विकल्प है 0.1%, दूसरा है 1%, तीसरा है 21% और चौथा है 78%। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, ऑक्सीजन 21% और जो अन्य गैसें होती हैं वो 1% होती हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? पहला विकल्प है एड्रिनल, दूसरा विकल्प है अग्न्याशय, तीसरा विकल्प है पीयूष और चौथा विकल्प है थायराइड। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अग्न्याशय। उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। पहला विकल्प है स्थिर वैद्युत बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है चुंबकीय बल। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, घर्षण बल। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? पहला विकल्प है एड्रिनल, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है पीयूष और चौथा है थायराइड। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, थायराइड। पेडागोजी की प्रश्न है, लिखा है अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को। पहला विकल्प है बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरा है
विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। तीसरा है बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। और चौथा है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है कि बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापन के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करती है। बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखिए। बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। आगे लिखा है बताए गए उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा चरणों का सही क्रम है। तो इसमें जो सही क्रम है वो बताना है। तो सबसे पहले आएगा गा मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखिए, यानी ये आएगा पहले नंबर पे। उसके बाद बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए, तीसरा, और ये चौथा। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला विकल्प है दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति। दूसरा है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। तीसरा है गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति। और चौथा है गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। पहला विकल्प है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। दूसरा है साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना। तीसरा है विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना। और चौथा है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को पर बल देना चाहिए। पहला विकल्प है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। दूसरा है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने में। तीसरा है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने। और चौथा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या संज्ञा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। पहला विकल्प है उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। दूसरा है उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा है उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है उसे बच्चे को सहयोग बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा 7 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है।
पहला विकल्प में लिखा है संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके। दूसरा है शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। तीसरा है अच्छा गृह कार्य करवाकर। और चौथा है विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करवाकर। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, पहला विकल्प है विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। दूसरा है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। तीसरा है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। और चौथा है वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों का निष्पादन करने के लिए कहती है। कील के किनारे के पास कुछ पेन रखिए, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटिए, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही? तो इनमें जो क्रम सही है वो बताना है। तो सबसे पहले आएगा इसमें लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटिए। ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। फिर आएगा कील के किनारे के पास कुछ पेन रखिए। और अंत में खा नंबर, यानी कि गा घा का खा, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय संहिता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है? गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। दूसरा है मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति। तीसरा है विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति। और चौथा है बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट के बॉल की गति। तो इसमें जो गलत है वो बताना है। तो इसमें पहला गलत है कि गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। तो आज की वीडियो में सितंबर 2014 वाले पेपर को सॉल्व किया था। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें जितने भी विज्ञान के प्रश्न हैं सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।